Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to do comparison in first urbanization phase and second urbanization phase. दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में बेसिकली हम तुलना करेंगे प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में। देखिए प्रथम नगरीकरण का अगर साधारण भाषा में समझे तो प्रथम नगरीकरण हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को, और 6th सेंचुरी बीसी या महाजनपद काल में को हम कहते हैं सेकेंड अर्बेनाइजेशन का फेज यानी द्वितीय नगरीकरण का काल। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे मैप से भी समझते हैं और ग्राफ से भी समझते हैं। देखिए हमने इस पे डिटेल एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमने डिटेल लेक्चर किया है जो हमारा रेगुलर सीरीज चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, और हमने सेकेंड अर्बेनाइजेशन पे भी पूरा कर लिया है। ठीक है, सेकेंड अर्बेनाइजेशन पे भी पूरा कर लिया डिटेल लेक्चर। तो इससे आप जब पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वहां पे आपको डिटेल सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा और वहां से आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर नहीं देखा हो तो उन वीडियोस को आप देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ डिटेल ही करूंगा सब कुछ, लेकिन उतना डिटेल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा ये मिसलेनियस टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक है, उस सीरीज में नहीं है। उस सीरीज में मैं हो सकता था वहां भी, लेकिन चूंकि वहां मैं कर नहीं पाया था तो मैं इसे मिसलेनियस वाले प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। कंपैरिजन, जहां भी कंपैरिजन वाला मामला है उससे आप कंपैरिजन या तुलना करते हुए जरूर पढ़े, क्योंकि इससे आपके सोचने समझने की शक्ति का विकास तो होगा ही, वो डेवलप करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करेगा और साथ साथ आपको चीजें भी याद रहेंगी। तो मैंने ये बताया कि ये फेज जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला है और 6th सेंचुरी बीसी वाला ये फेज है। ठीक है, तो अब समझ जाइए कि एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं और मैप में देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, फिर अलग अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे। अभी हम ओवरऑल चीजों को समझते हैं, फिर अलग अलग सेगमेंट में हम लिख के बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है एक ग्राफ अगर हम बनाएं, देखिए तो ये जो पीरियड है, देखिए पहले आपका स्टोन एज, स्टोन एज के बाद स्टोन एज यानी कि पूर्व पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जब आप नियोलिथिक एज में आप पहुंचते हैं उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहीं पे आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बेनाइजेशन का फेज होता है। ठीक है, और सेकेंड अर्बेनाइजेशन का फेज यहां पे होगा। ठीक है, ये 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, ये होगा यहां पर। देखिए ये इंडस वैली से पहले स्टोन एज है पूरा, स्टोन एज के बाद जब हम आईवीसी में पहुंचते हैं तो ये एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, इसलिए हम प्रथम नगरीकरण इसे ही मानते हैं। उसके बाद जब आप वैदिक पीरियड में आते हैं, वैदिक पीरियड में क्या है, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। उसके बाद वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड के बाद 6th सेंचुरी बीसी, इस तरह से आपका बनेगा। मैं लिख देता हूं स्टोन एज, स्टोन एज, उसके बाद ये आईवीसी वाला एज, उसके बाद वैदिक पीरियड और तब ये 6th सेंचुरी वाला समय है। वैदिक पीरियड आपका 1500 to 600 बीसी का ये समय होगा, ये जो वैदिक पीरियड होगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि भाई ये फर्स्ट अर्बेनाइजेशन, ये सेकेंड अर्बेनाइजेशन, स्टोन एज के बाद फर्स्ट अर्बेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है किस नदी के सहारे, तो देखिए ये नदी जो होगी यहां पर इंडस नदी के सहारे। ठीक है, इंडस नदी के सहारे। तो ये बहुत एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के सहारे इसका विकास हुआ, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे। और भी नदियां हैं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा अगर सेकेंड अर्बेनाइजेशन की बात करें तो हम कहेंगे ये जो है ये गंगा, ठीक है, ये आपको यहां पर 600 बीसी में हटा रहा हूं, चलिए बीसी में लिख दिया, ये है गंगा, या ऐसे कर दीजिए इसको थोड़ा सा, ये जो है गंगा नदी घाटी, गंगा रिवर वैली के थ्रू सेकेंड अर्बेनाइजेशन का, ठीक है, सेकेंड अर्बेनाइजेशन का, ये अगर ऐसे लिख रहे हैं फर्स्ट तो इसको लिखते हैं सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन, सेकेंड अर्बेनाइजेशन। तो ये
सवाल आपके लिए क्या बनता है कि फर्स्ट अर्बेनाइजेशन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस नदी के सहारे उसका डेवलपमेंट हुआ, तो इंडस। और सेकेंड अर्बेनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण, ये वाला पार्ट किस नदी के सहारे डेवलप हुआ, तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहां अलग अलग सेगमेंट में अभी मैं लिखूंगा, पहले एक बार समझा लूं। दूसरी चीज हमने क्या समझाया, पहले स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपको डाउनवर्ड दिखेगा, फिर यहां से 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा, और लेटर मौर्यंस में आके ये सेकेंड अर्बेनाइजेशन वाला फेज जो है वो पहुंचेगा अपनी पराकाष्ठा पे यानी अपने क्लाइमेक्स पे। और बाद में फिर देखिए थर्ड अर्बेनाइजेशन भी होगा, तो थर्ड अर्बेनाइजेशन उसके बाद ये, इसके बाद लेटर मौर्यन पीरियड में पराकाष्ठा पे पहुंचेगा, फिर ये डाउन होना शुरू होगा, लेकिन उतना डाउन नहीं होगा। ठीक है, जितना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बिल्कुल ये डाउन हो गया था, ये डाउन जरूर होगा, उतना नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा कम डाउन होगा। और फिर ये हर्षवर्धन के समय भी ह्रास हुआ था, गुप्ता पीरियड, और उसके बाद हर्षवर्धन के समय ये थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन को, तो वहां पे वो थोड़ा ह्रास होना शुरू होगा शहरीकरण में, और शहरीकरण की जो विशेषताएं हैं उसमें ह्रास होगा। और फिर बाद में आपको तुर्कों का आक्रमण होगा। जब हम मेडाइवल पीरियड में पहुंचेंगे तो हम थर्ड अर्बेनाइजेशन के फेज में पहुंचेंगे। फिलहाल अभी हमको इसको नहीं देखना है, अभी हमको एंशिएंट, वो तो मेडाइवल की बात है, आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और फिर हम तीनों में भी तुलना करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम फर्स्ट और सेकेंड अर्बेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट अर्बेनाइजेशन कहां से डेवलप हुआ, किस नदी के सहारे, इंडस नदी या सिंधु नदी। और सेकेंड अर्बेनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, लिखेंगे भी। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा मैप में। मैं हमेशा मैप को लेके चलता हूं, ये जरूरी होता है। देखिए रफ एक हम मैप बना लेते हैं, और इसमें देखिए बहुत अच्छा मैप नहीं बनता, लेकिन हाँ काम चल रहा है तो हम मैप बना लेंगे। ठीक है, ये अगर देखें तो ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, यहीं पे अगर देखें तो इसकी हम बात कर रहे हैं कैसे डेवलप हुआ। सिंधु नदी की बात करें तो देखिए ये सिंधु नदी, उसके बाद ये देखें तो ये झेलम नदी, झेलम के बाद ये है, सिंधु की सहायक नदियां हैं ये। ठीक है, झेलम के बाद ये चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ये ब्यास, और ब्यास के बाद ये सतलज। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो फर्स्ट अर्बेनाइजेशन का फेज था वो था। ठीक है, तो देखिए मेन तो नदी सिंधु है और उसकी सहायक नदियां हैं, देखिए इंडस, झेलम, और झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, और रावी के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं व्यास, और व्यास के बाद ये सतलज। ठीक है, अब देखिए इसके प्राचीन नाम भी है। मैं जब भी इन नदियों की चर्चा करता हूं तो प्राचीन नदियों के नाम मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो मैच करने के लिए दे देता है पुराना नाम और नया नाम, यानी कि ओल्ड नेम एंड मॉडर्न नेम। ठीक है, तो देखिए इंडस का तो इंडस ही रहेगा, जिसे हिंदी में हम सिंधु कहते हैं। झेलम का पुराना नाम, झेलम का वितास्ता। ठीक है, प्राचीन नाम वितास्ता। यूनान में या ग्रीक में इसे हाइडस्पीस कहते हैं। ठीक है, चेनाब का पुराना नाम अस्किनी, रावी का पुराना नाम, रावी का परोशनी, परोशनी, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। ठीक है, और बिपाशा बासु एक्ट्रेस भी है, उसके नाम से आपको याद हो जाएगा। और सतलज का शत्रुदी, सतलज नदी को का प्राचीन नाम शत्रुदी, तो ये आप याद रखिएगा। तो देखिए यही सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये डेवलप हुआ था। एक और नदी यहां पे आएगी, देखिए यहां पर एक नदी आएगी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जो कि आज नहीं है, आज कहा जाता है कि विलुप्त हो गई है। कहा जाता है कि भाई ये जो सरस्वती है ये आज दिखाई नहीं देती।
ये लुप्त हो चुकी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजस्थान में अभी राजस्थान में एक घग्घर नदी बहती है, वो इस सरस्वती का ही रूप है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 नदियां जो है ना, सिंधु और उसकी सहायक नदियां 5 नदियां और एक सरस्वती नदी, तो इन सबको मिलाकर कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो इस पूरे प्रदेश में ही आपको धीरे धीरे पहले सिंधु से शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी के किनारे पहले तो शुरू होगा आपको इसी के सहायक नदी और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे शुरू होगा, फिर बाद में आपको सरस्वती नदी तक भी आगे भी बढ़ेगा। हिंडन नदी भी आगे इंडिया में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो वहां भी जाएगा, लेकिन यहाँ के आसपास शुरुआती दौर में शुरुआत होगा। तो इस जो ये सप्त सैंधव प्रदेश है, इंडस और इस 5 सहायक नदियां और सरस्वती, इस सप्त सैंधव प्रदेश में ही माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ। क्योंकि मेन नदी इसमें इंडस है, इसलिए हम कहते हैं इंडस नदी के सहारे। ठीक है, अगर दूसरी बात करें 6th सेंचुरी बीसी की, तो 6th सेंचुरी बीसी में आपको गंगा नदी के किनारे, तो देखिए ये गंगा है, ठीक है ना, तो ये गंगा है, तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर, हाँ, कौशाम्बी, वत्स, ठीक है, वत्स आपको कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद, ठीक है, उसके बाद आपको आगे आएंगे तो मगध, बहुत सारे गंगा रिवर वैली में बहुत सारे शहर भी मिलेंगे और महाजनपद भी इधर होंगे, बताया था मैंने, ठीक है, वत्स, कौशाम्बी, मगध, अंग, बहुत सारे यहाँ महाजनपद मिलेंगे। हाँ, तो वो सब 16 महाजनपद थे, मैंने महाजनपद पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उससे अभी हमें नहीं मतलब है। तो देखिए पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इंडस रिवर के सहारे आईवीसी और गंगा रिवर के सहारे, गंगा नदी के सहारे डेवलप हुआ सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस रिवर, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज गंगा रिवर, ये मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारे जो साइट्स हैं इसके मिले हैं बाद में जब खुदाई हुआ, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो अभी हम लिखेंगे, ठीक है, यहां पर इसे मैं मिटा रहा हूं, फिर हम आगे अब लिखना शुरू करेंगे। बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज जो है सिंधु नदी के सहारे शुरू हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज किसके सहारे शुरू हुआ, गंगा नदी के किनारे। तो हम लिखते जाते हैं। पहला देखिए, पहला मैं लिख रहा हूं कि ये शुरू हुआ कहां पे, किसके सहारे, तो ये आपको ये आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये शुरू हुआ आपका इंडस रिवर या सिंधु रिवर। इसी में अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो ये गंगा नदी के सहारे शुरू हुआ। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम टाइम पीरियड का देखते हैं। हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कोई भी चीज, क्योंकि आपका कोई चीज बाकी ना रहे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कहते कि पढ़ाते ही हैं, हम हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपका कोई चीज छूटे ना। दूसरा अगर देखें तो देखिए ये जो फेज है और ये जो फेज है, दूसरा अंतर अगर हम देखें तो टाइम पीरियड का हम देख लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। ठीक है, मोटा मोटी अगर हम देखें, रफ अगर देखें तो दो टाइम पीरियड को ले लेते हैं, एक तो 2500 टू 1500 बीसी, 1500 बीसी, और दूसरा टाइम पीरियड हम लेते हैं 2350 टू 1700, या आप 2300 भी रख सकते हैं, 2300 भी रख सकते हैं, लगभग। थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, कहीं 2350 मिलेगा, 7050 भी मिल सकता है। तो आपको टाइम पीरियड पे उतना नहीं जाना है, लगभग हम लेके चलते हैं, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मतलब रिसर्च है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना टाइम पीरियड बताया। और इस टाइम पीरियड की वजह क्या है मैं बताऊंगा अभी। देखिए टाइम पीरियड अलग अलग होने की वजह क्या है,
अलग अलग स्कॉलर्स ने क्यों अलग अलग टाइम पीरियड दिया, इसका रीजन ये है कि एक तो इसका जो स्क्रिप्ट पाया गया है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट पाया गया वो पढ़ा नहीं गया अभी तक, पिक्चोरियल स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं गया। तो होता क्या है कि हम अगर किसी जमाने का, किसी पीरियड का, हाँ, किसी कालखंड का अगर हमको साहित्य या लिटरेचर मिल जाता है तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि भाई कब का लिखा हुआ है, या एक्सकैवेशन से हमें कुछ, यानी उत्खनन से कुछ जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ हमें जो भी जानकारियां मिली है उत्खनन से ही मिली है, ठीक है ना, यानी एक्सकैवेशन से ही मिली है। हमारे पास चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगर जब पढ़ लिया जाएगा तो हो सकता है कुछ जानकारी हमें मिल जाए एग्जैक्ट टाइम पीरियड का, लेकिन उसके बारे में समय के बारे में और हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि उसके स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा गया। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसके परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में भी दिक्कतें हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन में भी दिक्कत है। इसका रीजन ये है कि देखिए, जब हम परपेंडिकुलर खुदाई करते हैं तो क्या होता है कि कुछ दूरी पर चलने पर हमें सिर्फ इसका मैच्योर फेज ही मिलता है, ठीक है, मैच्योर फेज मिलता है, उसके बाद वाटर मिलने लगता है, पानी मिलने लगता है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी सभ्यता अचानक शहरी नहीं बन जाती या वो अपने अर्बन फेज में नहीं आ पाती, अचानक नहीं आती। सबसे पहले कोई छोटा सा लोकेशन होगा, साइट होगा, कोई छोटी सी जगह होगी, उसके बाद कस्बा होगा, कस्बे के बाद हो सकता है गांव बनेगा, गांव के बाद वो थोड़ा और बड़े स्टेट में आएगा, फिर सेमी अर्बन होगा, अर्बन, इस तरह से विकास होता है धीरे धीरे। अचानक कोई भी सभ्यता शहरी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, हमें मैच्योर फेज ही मिलता है खुदाई में, इसके नीचे हमें नहीं मिल पाता। क्यों? अगर हमें नीचे मिल जाता तो हम किसी मेथड से, जो भी है, जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है और भी मेथड्स हैं, उससे पता लगा लेते कि किस समय का है ये। लेकिन हमें इसके नीचे के बारे में कुछ भी जानकारी, कितने फेज से गुजरा हुआ है, ये नहीं मिल पाती पानी मिलने की वजह से। तो परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में भी दिक्कत है। और दूसरा, यहां पर आज एक जिंदा सभ्यता है, हमारी सभ्यता है ना, हम लोग आज जी रहे हैं उस लोकेशन पे, ठीक है, वहां पे लोग, एक नई सभ्यता है। आपको कहीं भी देखेंगे तो गुजरात में या जो आज पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो, वहां पे एक सभ्यता है, लोग वहां अपना जीवन जी रहे हैं। तो अब इस खुदाई में भी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ एक बस्तियां बस चुकी हैं, हाँ, लोग रह रहे हैं, मकान है लोगों के। अब एक जिंदा सभ्यता के लिए, ठीक है, हम एक मरी हुई सभ्यता के लिए एक जिंदा सभ्यता का नुकसान हम कर नहीं सकते। अगर हम यहाँ खुदाई करेंगे हॉरिजॉन्टली तो इस पूरे सभ्यता को उजाड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मरी हुई सभ्यता के लिए कोई बुद्धिमानी नहीं है कि हम इस जिंदा सभ्यता को हटा दें और तब खुदाई करें। तो इसलिए परपेंडिकुलर यानी लंबवत खुदाई में भी दिक्कत है, यानी परपेंडिकुलर एक्सकैवेशन में भी दिक्कत है, और हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज उत्खनन में भी दिक्कत है। तो इस वजह से टाइम पीरियड का पता नहीं लग पाता। तो एक तो ये बात हो गई, हमने बता दिया कि टाइम पीरियड जो है अलग अलग है, एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी हम कुछ मान के चलते हैं। अगर इसका टाइम पीरियड लें तो 6th सेंचुरी बीसी है, और उसमें जो टाइम पीरियड अगर देखा जाएगा तो आप कहेंगे 600 to 300 बीसी के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। वैसे 6th सेंचुरी बीसी आप कह सकते हैं, इसको 6th सेंचुरी बीसी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। देखिए अंतर कहाँ का है, पहले तो हमने देखा कहां पे इसका विकास हुआ, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का, तो सिंधु नदी के किनारे, इसका गंगा नदी के किनारे या सहारे, ठीक है, गंगा नदी के सहारे, किनारे मत कहिए, ठीक है। अब देखिए नेम, ये तो टाइम पीरियड हो गया, यहां लिख लीजिएगा, पहले ये लिखिएगा, फिर टाइम पीरियड की बात है, तो टाइम पीरियड मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे टाइम पीरियड, आप टाइम पीरियड डाल लीजिएगा। तीसरी बात, यहां पे अगर नाम को हम देखें, ठीक है, नाम अगर देखें तो नेम देखिए, इसका नाम क्या क्या है। पहले तो आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा नाम अगर देखें तो क्या है,
दूसरा नाम हम देख सकते हैं हड़प्पा। पहले तो हड़प्पा ही था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। हाँ, हड़प्पा संस्कृति कहा गया। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। क्योंकि पहली सभ्यता हड़प्पा खोजी गई तो पहला नाम हड़प्पा पड़ गया। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे चूंकि ये सभ्यता बसी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी। इसका नाम देखिए, नेम्स कई नाम होंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि यहां पर क्या था कि और नाम देखें, ये सरस्वती रिवर मैंने बताया। हाँ, सरस्वती रिवर जो है आज जो अभी तो माना जाता है कि विल्सन नामक जगह पे जाके ये विलुप्त हो गई थी राजस्थान में, ठीक है, लेकिन आज जो राजस्थान में घग्गर नदी बहती है उसी को सरस्वती का रूप माना जाता है। तो कहते हैं कि ये सरस्वती नदी, ये इंडस नदी है और ये सरस्वती नदी है। बाद में करीब करीब 1100 या इससे ज्यादा साइट्स यहाँ पे ढूंढे गए तो बाद में इसका नाम सरस्वती सिविलाइजेशन भी पड़ा, ठीक है। नाम में देखिएगा, नाम में अंतर है, सरस्वती सिविलाइजेशन। उसके बाद देखें तो इसका नाम फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो पड़ेगा ही, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, या आप सिविलाइजेशन या प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कहते हैं, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, आप रिवॉल्यूशन भी लिखिए, फर्स्ट नगरीय क्रांति, आरईवी मैंने रिवॉल्यूशन क्रांति, ठीक है। उसके बाद इसका नाम और क्या हो सकता है, हड़प्पा, आईवीसी, सरस्वती, फर्स्ट अर्बन, हाँ, ब्रॉन्ज एज कल्चर, ठीक है, ये ब्रॉन्ज एज कल्चर था। यहां पे देखिए स्टोन एज आया, उसके बाद स्टोन एज के बाद हम बोलते हैं एसबीआई, याद रखिएगा एसबीआई का मतलब क्या होता है, एसबीआई स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन। स्टोन पहले था ही, हाँ, उसके बाद ब्रॉन्ज आ गया, कब ब्रॉन्ज आ जाएगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और यहीं पे कॉपर भी आएगा, कुछ जगह पे कॉपर भी आएगा। नियोलिथिक एज के बाद कॉपर की भी शुरुआत हो जाएगी। मेटल पहला, कॉपर पहला मेटल था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने यूज किया, और सबसे पहले किसी सभ्यता में अगर यूज हुआ है भारतीय सभ्यता में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने कॉपर का यूज किया। तो पहला मेटल यूज किया गया किसी सभ्यता में तो कॉपर था, तो इसको ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहा गया। कॉपर और टीन मिला देते हैं तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बन जाता है। और बाद में वैदिक पीरियड में आयरन खोज लिया गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। तो ये इतने नाम आपको मिल गए। अब आपको नाम का अंतर यहां भी मिलेगा, ठीक है, ये मैं अब हटा रहा हूं, ठीक है, आपने समझ लिया होगा मैप से। अब मैं इसके नाम का, देखिए कितने नाम हैं, अंतर को अच्छे से समझिए, बहुत डिटेल में, क्योंकि जब लिखने के लिए भी आएगा ना तो कहीं आप लिख सकते हैं। तीसरा अगर देखें, ये है नदियों के सहारे, किस नदी के सहारे विकास हुआ, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ये नामों में अंतर हमने देखा, तीसरे में नेम्स में। अब इसी पीरियड को कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो कहते ही है 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। इसी पीरियड को हम कहते हैं महाजनपद पीरियड, ठीक है, और इसी पीरियड को हम कहते हैं बुद्ध पीरियड, ठीक है। तो कई नाम यहां भी हो गए, ये नामों का अंतर हमने देख लिया। उसके बाद चौथे में आइए, ठीक है, चौथे में ये विकास कहां हुआ इसका, अभी हमने देखा कि इंडस कहां था, ऐसे आया था ना, इंडस ऐसे आया था, ठीक है ना, ये ऐसे आया था इंडस, और ये नदियां, तो ये नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना, ये इधर विकास हुआ किसका, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में फर्स्ट अर्बनाइजेशन,
और गंगा घाटी में कहा जाता है कि गंगा घाटी है लगभग सेंट्रल इंडिया, तो ऑलमोस्ट हम सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं। हालांकि साउथ में भी कुछ नगर बसे, बाद में तो बहुत सारे नगर बस गए पूरे भारत में, लेकिन शुरुआती दौर की बात करते हैं तो इसका विकास शुरू हुआ सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत से। ठीक है, यहां पर देखिए चौथा यहां पे था ना, चौथा, फोर्थ में सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद आ जाइए, देखिए ये प्रोटो हिस्ट्री पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा, प्रोटो हिस्ट्री में। अभी मैं समझा देता हूं हिस्ट्री, जबकि ये पीरियड है हिस्ट्री का। देखिए इतिहास जब पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए प्रोटो हिस्ट्री के पहले प्री हिस्ट्री होगा यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल होगा, उसके बाद ये प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, और ये उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब देखिए जो प्री हिस्ट्री होगा इसके पहले, तो प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री में होता क्या है कि यह इसका सिर्फ पुरातात्विक स्रोत होगा। ठीक है, यानी कि इसका आर्काइयोलॉजिकल सोर्सेज होगा सिर्फ, यानी कि उत्खनन किया जाएगा, एक्सकैवेशन किया जाएगा, उसमें कोई सामान मिल गया, कोई खिलौना मिल गया, कोई खोपड़ी मिल गई, हाँ कोई कुछ भी मिल गया, कुछ वैसा मान लीजिए कि खिलौने मैंने कहा, कोई बर्तन मिल गया, पॉटरी मिल गया, उसके आधार पर या पॉटरी पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो एक्सकैवेशन में कुछ सामान मिले, उसके आधार पर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। किसका? तो प्री हिस्ट्री का यानी प्राग ऐतिहासिक काल का। ठीक है, यहाँ रिटन मटेरियल कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में जब आएंगे तो आपको रिटन भी मिलेगा और आपको आर्कियोलॉजिकल भी मिलेगा, यानी पुरातात्विक स्रोत भी मिलेगा कुछ, यानी बर्तन भी मिल सकते हैं, खोपड़ी भी मिल सकती है। ठीक है, कपड़े मिल सकते हैं, पुराने चीथड़े कपड़े जो कि अब जर्जर हो चुके होंगे, उस तरह के कुछ कपड़े, ऑर्नामेंट्स कुछ भी मिल जाए। ठीक है, मेटल्स कुछ मिल जाए, सिक्के मिल जाए, तो वो भी मिलेगा और रिटन भी मिलेगा, यानी लिटरेचर भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां लिटरेचर तो मिलेगा लेकिन उस लिटरेचर को पढ़ा नहीं जा सकेगा। यानी यहां क्या है प्री हिस्ट्री में केवल आपका आर्काइयोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक सोर्स है यहां पर, हाँ रिटन कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहां आर्कियोलॉजिकल भी है और रिटन भी है, लेकिन रिटन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो रिटन पढ़ा नहीं गया। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिटरेचर है, वो जो स्क्रिप्ट है वो नहीं पढ़ा गया आज तक। स्क्रिप्ट तो मिला है, रिटन मटेरियल मिला है, पिक्चोरियल स्क्रिप्ट है उसका। ठीक है, तो वो मिला है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, तो उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं मिलती उससे। तो सिर्फ यहां जानकारी, यहां भी सिर्फ एक्सकैवेशन में जो चीजें मिली है उससे ही मिलेगा। यानी यहां भी प्री हिस्ट्री में भी सिर्फ एक्सकैवेशन में मिली चीजों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि यहाँ रिटन मटेरियल है ही नहीं। यहां रिटन मटेरियल है, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, तो यहां भी सिर्फ जो आर्काइयोलॉजिकल सोर्सेज है या उत्खनन में या एक्सकैवेशन में जो चीजें मिल रही हैं उसके आधार पर इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड भी है और एक्सकैवेशन यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है और लिटरेचर भी है। लिटरेचर पढ़ भी लिया गया और तो उससे भी जानकारी मिल गई, उस समय का लिटरेचर पढ़ लिया गया, उससे भी जानकारी मिल गई। और क्या है कि जो खुदाई में जो सामान मिले, एक्सकैवेशन में मिले, वो तो मिले ही, तो दोनों से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये अंतर है, ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है, ये हिस्ट्री में आता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आइए, यानी कि हमने जब देखा प्रोटो हिस्ट्री में, तो यहां आप यहीं पे लिख लीजिए, यहां पर लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर है, यहां लिख सकते हैं। लिटरेचर है, ठीक है, और इसको डिकोड नहीं किया गया है। यहां पे जो लिटरेचर है, डिकोड मतलब पढ़ा नहीं गया, डिसाइफर नहीं किया गया। यहां चूंकि आर्कियोलॉजिकल भी है और एक्सकैवेशन तो है ही, तो ये सिमिलरिटी हो गई, एक्सकैवेशन है, हाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहां भी है, यहां भी है,
यहां भी देखिए लिटरेचर है और इसको डिकोड कर लिया गया, पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो ये अंतर आपको दिखाई दे रहा है लिटरेचर का भी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया 5। यहां आपने समझ लिया, इसको आपको मुझे अब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से मैं मिटा रहा हूं। देखिए मैं थ्रेडवेयर समझा रहा हूं, चाहता तो मैं 15 मिनट में भी समझा सकता था इसको, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आप लोगों को समझ में आए हर चीज। टाइम का कोई पंगा नहीं है, टाइम तो आप अपने, अभी आपको पूरा टाइम देना है, बाद में आप टाइम कर्टेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। अब अगर हम छठा अंतर देखते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया कि यहां ब्रॉन्ज, अगर देखें तो कॉपर और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कॉपर में टिन मिला दिया जाता है तो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो यहां पर, और छठे में यहां आयरन वाला फ्लेज आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका फायदा क्या होगा, यहां भी आपको एग्रीकल्चर है, यहां भी एग्रीकल्चर है। ठीक है, सिमिलरिटी है दोनों में, क्या एग्रीकल्चर यहां भी बहुत ही डेवलप्ड है, यहां भी डेवलप है, लेकिन यहां आयरन आ जाएगा तो इससे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, गहन जुताई होगी यहां से। ठीक है, और यहां भी सरप्लस होगा, यहां भी सरप्लस होगा एग्रीकल्चर, लेकिन थोड़े बहुत जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। पहले हमने देख लिया कॉपर ब्रॉन्ज है, यहां आयरन है। ठीक है, अब आइए 7वां में हम देखते हैं। 7वां में जो हम देखेंगे कि यहां पर जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर देखिए, तो एग्रीकल्चर में यहां पर जो मेन क्रॉप्स है, अगर हम देखें एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप जो मुख्य फसल है, तो देखते हैं यहां पर मुख्य फसल यहां पे है वीट, बार्ली और कॉटन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राइस नहीं है, राइस कुछ खास जगह पे, जैसे रंगपुर में आपको चावल के दाने मिले हैं इस फेज में। ठीक है ना, रंगपुर में, लोथल में भी शायद मिले हैं, लोथल में और रंगपुर में इस तरह से मिले, तो वहां पे चावल के दाने मिले हैं, कुछ राइस हस्क मिले हैं, तो था, लेकिन हर लोकेशन पे नहीं था, थोड़ा बहुत होगा। मेन जो था वीट, बार्ली और कॉटन। कॉटन तो जो ग्रीक लोग थे वो कहते थे कॉटन को सिंडन, और कहा जाता है कि प्रोबेबली इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कपास की खेती करने वाले या कपास उपजाने वाले पहले लोग इंडस पीपल ही थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। अब एग्रीकल्चर देखिए, यहां पर एग्रीकल्चर बहुत फ्लोरिश्ड है, यहां पर भी एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर यहां भी बहुत फ्लोरिश्ड है, लेकिन यहां पे एग्रीकल्चर में जो टूल होंगे हो सकता है कॉपर के हो, ब्रॉन्ज के हो, कोई और आयरन नहीं होगा। यहां आयरन इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, और गहन जुताई शुरू हो जाएगी। यहां आयरन का इस्तेमाल नहीं होगा एग्रीकल्चर में, और यहां एग्रीकल्चर बहुत फलेगा फूलेगा। मैं आपको बताऊं, यहां भी आपको बता देता हूं, ये एग्रीकल्चर है, और यहां पे जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा सबसे ज्यादा यहां पे होगा राइस का, और उसके बाद वीट का। ठीक है, तो वीट तो दोनों जगह है, लेकिन यहां पे बदल गया है, वीट यहां राइस है ही नहीं, यहां प्रमुख फसल राइस हो गई। अब यहां पे समझने वाली बात है कि यहां भी सरप्लस है। ठीक है, और यहां भी सरप्लस है। ठीक है, कैसे सरप्लस है इसको समझिएगा। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता में कि जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहां पर बड़े बड़े अन्नागार, ग्रैनरी यानी स्टोर हाउसेस पाए गए हैं जिसमें कि अन्न को रखा जाता था। और कहा जाता है कि उसी में से लोग सैलरी भी देते थे, टैक्स भी देते थे, विनिमय के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी बार्टरिंग भी की जाती थी। तो जब यहां टैक्स आ रहा है, टैक्स तभी आता है जब आपके पास सरप्लस अमाउंट हो। ठीक है, आप सैलरी तभी दे रहे हो अन्न निकाल के जब सरप्लस होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुत व्यापक कृषि था, हालांकि आयरन का इस्तेमाल कृषि में नहीं था। यहां देखिए आयरन का इस्तेमाल भी हो रहा है। और सरप्लस यहां कैसे है, देखिए पहली बात कहा गया कि राइस जो है उस समय 250% बढ़ गया, राइस का प्रोडक्शन। ठीक है, गहन जुताई से आयरन की वजह से आयरन टूल आया। गर्मी के दिनों में क्या होता था, मिट्टी कड़ी हो जाती थी, तो आयरन से जुताई करने में सुविधा होती थी। ठीक है, लोहे के टूल से, लोहे का हल होगा जो भी है, तो उससे क्या होता था कि जुताई आराम से हो जाती थी। तो कहते हैं कि 250% प्रोडक्शन बढ़ गया चावल का। और यह भी कहा जाता है कि चावल खाने से उस समय कहते हैं कि प्रजनन शक्ति भी बढ़ती थी। तो कहते हैं कि जनसंख्या भी बढ़ी, फर्टिलिटी रेट बढ़ता था, पुरुषों का भी महिलाओं का भी। तो कहते हैं कि इससे जनसंख्या बढ़ी। और इससे क्या हुआ कि देखिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को अगर बढ़ती है तो उसको काम चाहिए, काम चाहिए ना, कहीं तो इंगेज होगी। तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ राइस का। अब इससे क्या हुआ कि सरप्लस होगा तो टैक्स जाएगा, टैक्स आया। पहला जब टैक्स आया तो टैक्स से आपको, टैक्स कहां लगता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है, प्रशासन अच्छा करना है, तो वहां पैसा लगेगा। यहाँ जो प्रशासन में लोग हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी। आर्मी है अगर आपकी, सेना है, तो उनके लोगों को सैलरी प्लस सेना की जो आवश्यकता है वो पूरा करना पड़ेगा। वो कैसे पूरा होगा, टैक्स से ही होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, राइस से कहते हैं प्रजनन शक्ति जब बढ़ी तो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई। और पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई तो एक चीज बताइए, एक तो लोगों का पेट भरा हुआ है, सरप्लस जब आपके पास खाना है तो, और पॉपुलेशन भी बढ़ा। तो इससे क्या हुआ कि एक तो पॉपुलेशन यहां भी इंगेज हो गई, एडमिन में भी और आर्मी में भी। दूसरी बात कि जब इनको पेट भर खाना मिला, लोगों को, यहां लोगों को पेट भर खाना मिला, तो जब आपको पेट भर खाना मिलता है, खाने की कमी नहीं होती है, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो क्षमताएं हैं, वो आप उभारने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको खाना के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, तो इससे लोगों का कहा जाता है टैलेंट भी उभर के आया। तो ये टैलेंट उभर के आया, तो लोगों का जब टैलेंट उभर के आया तो बहुत सारे इसी सरप्लस की वजह से क्या हुआ कि लोगों का टैलेंट उभर के आया और आपको ट्रेड में, क्राफ्ट्स में और दूसरे तरह के कामों में लोग लग गए। तो ये कहा जाता है कि सरप्लस यहां भी था और सरप्लस यहां भी था, लेकिन यहां लोहे की वजह से था। ठीक है, देखिए आपने कि कैसे सरप्लस अमाउंट से क्या हुआ, आर्मी को भी हेल्प मिला, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प मिला। हाँ, और सरप्लस क्योंकि टैक्स दिया ना, टैक्स आने का मतलब है कि सरप्लस हो रहा है। और सरप्लस जब आपके पास कुछ भी आएगा तो सरप्लस आने के बाद यानी अधिशेष आने के बाद ही आप दूसरे कामों में, एग्रीकल्चर के अलावा आप इन्वॉल्व कर सकते हो लोगों को। ठीक है ना, तो सरप्लस आएगा तो अब लोग ट्रेड में भी इन्वॉल्व होंगे, क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व होंगे। सरप्लस से टैक्स आ रहा है तो एडमिन और आर्मी में भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब बातें यहां पर थी। तो आप ये डिफरेंस आप देख रहे हैं। समानता क्या है, यहां पर समानता ये है कि एग्रीकल्चर दोनों जगह विस्तृत है। अंतर क्या हो गया, यहां आयरन है, यहां आयरन नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा, यहां हमने देख लिया ट्रेड, क्राफ्ट। हाँ, अब देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग आपको देखेंगे कि जबरदस्त है। यहां पर मोहनजोदड़ो हो, हाँ, या हड़प्पा हो, कहते हैं कि भाई 90 डिग्री पे सड़कें काटती थी,
राइट एंगल पे सड़कें काटती थी। गुड ड्रेनेज सिस्टम था वहां पर, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी की बड़ी उचित व्यवस्था थी। हाँ, आपको बड़ी करीने से गलियां बनाई गई थी। हाँ, सड़कें कैसे निकलती हैं उसका भी एक प्लानिंग था। तो पूरा उसमें हर घर में खिड़की है, रोशनी की भी पूरी व्यवस्था है। तो बहुत प्लान्ड जो भी था ना ये सिविलाइजेशन, यहाँ टाउन जो बसे हुए थे बहुत प्लान्ड थे। ठीक है, और यहाँ बर्न्ड ब्रिक का भी, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। बर्न्ड ब्रिक, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और उस समय हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां भी बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं होता था, वहां भी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। और ये जो इनका शेप बिल्कुल अच्छा होता था, एक ही साइज के होते थे, शेप भी बड़ी सोच समझ के इन लोगों ने बनाया था। अलग अलग शेप में थे, लेकिन एक रेगुलर शेप होता था जो कि वहां पे नहीं था। अगर आप मेसोपोटामिया में देखेंगे तो आड़ी तिरछी सड़कें निकलती थी, राइट एंगल पे नहीं, यहाँ राइट एंगल पे सड़कें निकलती थी। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो टाउन प्लानिंग उतनी शानदार नहीं है। अगर यहां पे देखेंगे तो टाउन प्लानिंग जो है वो शानदार नहीं है। ठीक है, यहां पे रॉ ब्रिक इस्तेमाल किए गए हैं, रॉ ब्रिक या मड ब्रिक आप कहें, मड ब्रिक है। ठीक है, इतना प्लानिंग जैसे 90 डिग्री पे सड़कें काट रहे हैं, सड़कें जा रही हैं। ठीक है, रोशनी की बहुत शानदार व्यवस्था, बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, इतनी शानदार प्लानिंग नहीं मिलेगी। टाउन प्लानिंग इतनी शानदार नहीं है। ठीक है, इसके जैसे तो मड ब्रिक मैंने लिख दिया, मड ब्रिक यानी कि कच्ची ईंटें यहां पर भी। अब यहां पे कहते हैं कि मड ब्रिक का इस्तेमाल हुआ। अब कुछ शहर थे यहाँ पे, जैसे कौशाम्बी है, ठीक है, आपको वाराणसी है, चंपा है, यहाँ पे मड ब्रिक का इस्तेमाल कहाँ मिलेगा आप देखिए, मैं यहां लिखता हूं मड ब्रिक। चंपा ये अंग महाजनपद की राजधानी थी, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी के अलावा वाराणसी, ये तो इन सब जगहों पे मड ब्रिक। बाद में आप मॉडर्न पीरियड में आप जाएंगे तो वहां पक्की ईंटों का इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, तो ये अंतर आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। टाउन प्लानिंग में बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। सिटी के बारे में कुछ बताना नहीं है। अगर सिटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शहरों को मैं यहां मिटा देता हूं, उसके बाद देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आई क्या यहां सारा? ये टाउन प्लानिंग में बर्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे, यहां पर मड ब्रिक यानी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। और सड़कें इतनी शानदार नहीं थी यहाँ पे जितनी शानदार यहाँ पे थी। ठीक है, मकान का प्लानिंग यहाँ पे जितना शानदार था यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसको अब देखेंगे हम आगे। 8 हो गया, 8 डिफरेंसेस हम लोग देख लिए। देखिए, आप बहुत सारे डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, मोटा मोटी तो आपको आइडिया लग जाएगा। 99% तो मैं करा ही दे रहा हूँ। फिर भी मैं मानता हूं कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, मैं कितना भी पढ़ा दूं, कुछ परसेंटेज रह ही जाता है। हाँ, हमेशा 100% तो होता नहीं है कहीं भी। 100% हर आदमी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अपना 95-96% ही दे पाता है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो। देता 100% है, लेकिन जब वो फाइनली इंप्लीमेंट करता है तो 95% ही दे पाता है। चलिए, अब देखिए, सिटी अगर कुछ कहें, नहीं, सिटी यहाँ पे कुछ प्रमुख सिटी अगर देखें तो सिटी यहाँ पे हड़प्पा सिटी जैसे कर लीजिए, लोथल, ठीक है, धौलावीरा, कालीबंगा, ये सब प्रमुख सिटी थे वहां पे। ठीक है, ये आप देखिएगा। यहां पर अगर सिटीज को देखें तो हस्तिनापुर, ठीक है, पाटलिपुत्र, राजगिरी, ठीक है,
श्रावस्ती, कौशाम्बी, काशी, साकेत, ये सब चीजें और भी शहर होंगे, लेकिन कुछ सिटीज मैंने लिख दिया क्योंकि आप डिफरेंस कर सके। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहां पे हॉर्स, हॉर्स की जानकारी अगर देखेंगे तो यहां पे लगभग हॉर्स के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। सिर्फ अगर कहें तो कुछ, सॉरी जो देखिए कई बार ध्यान नहीं रहता, ये हॉर्स जो है कहते हैं कि सुरकोतड़ा में कुछ रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, हॉर्स के एक तो जगह और है वहां पे हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, लेकिन बहुत व्यापक पैमाने पे हॉर्स का इस्तेमाल हो ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे हॉर्स के इस्तेमाल हुए और हॉर्स एंड एलिफेंट, युद्ध था एलिफेंट, ठीक है ना, हॉर्स एंड एलिफेंट, एलिफेंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा यहां पर। ठीक है, एलिफेंट का इस्तेमाल युद्ध में मगध ने भी किया है, तो 6th सेंचुरी बीसी में ही आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, क्योंकि ये हॉर्स का तो थे कुछ, मतलब रिमेन्स तो मिले हैं, लेकिन यहां उस व्यापक पैमाने पे नहीं था जो यहां देखा जाएगा। और यहां पे चूंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हुई हैं तो हॉर्स का यहां इस्तेमाल हुआ है, एलिफेंट का इस्तेमाल हुआ, पहली बार मगध ने किया है एलिफेंट का इस्तेमाल, क्योंकि मगध के पास आसपास जंगल था बहुत ज्यादा, तो वहां पे एलिफेंट, हाथी मिल जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां वार नहीं था, युद्ध नहीं होते थे। मैंने यहां बताया कि वार हुआ यहां पर। ठीक है, तभी तो हाथियों का और घोड़ों का इस्तेमाल हुआ। इसलिए यहां आयरन, मैंने बताया था कि यहां आयरन आ गया था, यहां आयरन नहीं था, तो आयरन से यहां वार में आपको वीपन्स भी बने। किसके? आयरन के। आयरन माइन था, राजगीर वहां मिलती थी आयरन, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था सेंट्रल इंडिया में, खासकर बिहार, आज का जो बिहार बंगाल वाला क्षेत्र है, पूर्वी भारत का, कुछ यूपी का भी क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पे देखिएगा कि आयरन बहुत ज्यादा था, तो यहाँ आयरन का तो समय ही है, ये तो सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, लोहा वाला समय है, तो विपन्स यानी हथियार इस्तेमाल हुए। यहाँ वार नहीं, यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग थे, लड़ाई नहीं करते थे, यहाँ लोग लड़ाई करने लगे। क्यों? क्योंकि यहां आप देखेंगे कि बड़े बड़े किंगडम उभर के आए हैं। आप देखेंगे किंगडम उभर के आएंगे महाजनपदों में, 16 महाजनपद, देखिए 16 महाजनपद आप समझ लीजिए। यहां पर आप देखेंगे वार हुआ, महाजनपद थे, महाजनपद, तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में आपको 4 महाजनपद जैसे वत्स है, कौशल है, ठीक है, अवंती है और मगध है, 4 महाजनपद। ये 4 महाजनपद जो थे, देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कौशल, ठीक है, कौशल कहें या कौशल कहें, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। मगध, ठीक है, कौशल, देखिए कौशल, वत्स, अवंती, मगध, ये 4 महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं। 16 में से 16 महाजनपद थे। हाँ, महाजनपद काल मैंने कहा सेकंड अर्बनाइजेशन फेज को कहते हैं। और 4 महाजनपद में से आपको, सॉरी, 16 महाजनपद में से 4 बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनके बीच टसल हुआ, संघर्ष चला, कौशल, वत्स, अवंती और मगध के बीच में। और इसमें मगध जो है ये उभर के सामने आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। मगध उभर के आएगा। हाँ, मगध emerged strongest out of these 16। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, 16 में से 4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें मगध सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
बनेगा और मगध एक बहुत बड़े महाजनपद के रूप में उभर के आएगा। और बाद में, चूंकि ये लड़ाइयों की बात है, मैंने वार की बात कही, वार हुआ तभी मगध जो है उभर के आया। कौशल, वत्स, अवंती, ठीक है, उसके बाद वहीं आसपास अंग, काशी, सबको मगध ने अपने में मिला लिया। वज्जी संघ था, उसको सबको मिला लिया। और यहीं से देखिए मगध जो है, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो महाजनपद होगा, यहीं पे आपको मगध में बहुत सारे डायनेस्टी आएंगे, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक, सक्सेस ऑफ मगध वाला आप देखिएगा तो वहां पे देखेंगे कि कई बड़े बड़े डायनेस्टी आए, जैसे कि हर्यक डायनेस्टी आया जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे शासक थे। फिर बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आया, उसमें शिशुनाग और काकवर्ण थे जिसको कालाशोक कहते हैं। उसके बाद बहुत बड़ी डायनेस्टी आई, नंद डायनेस्टी, जिसमें महापद्म नंद और घनानंद जैसे शासक हुए, ठीक है। तो ये इस समय वार का समय था, ये वार का समय नहीं था। और बाद में तो यहीं से आपको मगध, इसी के आधार पे सेकेंड अर्बेनाइजेशन के समय ही, इसी फेज में मगध उभर के आएगा। और बाद में मगध से ही आप देखेंगे कि एक बड़े साम्राज्य का, एम्पायर का कॉन्सेप्ट यहीं से उभर के आएगा, ठीक है। यहीं से, इसी समय, इस समय एम्पायर का, देखिए वार नहीं है तो मैं एक चीज और बताऊं, यहां एम्पायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, साम्राज्य का, ठीक है। किंगडम का तो है ही नहीं, वार है ही नहीं, यहां पर एम्पायर, साम्राज्य का कॉन्सेप्ट पहली बार उभर के आएगा। यानी कि मौर्य डायनेस्टी आगे चल के, इसी आधार पे आगे चल के, यानी कि शुरुआती दौर में, इसके बाद जब ये आपको घनानंद के बाद मगध में नंद डायनेस्टी होगी और नंद डायनेस्टी का घनानंद शासक होगा, मगध का अंतिम शासक, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा और वहीं से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी। तो एक तरह से ये सेकंड अर्बनाइजेशन फेज जो है आधार रहा, हाँ, एक बड़े अंपायर के विकास में, हाँ, बड़े एम्पायर के, बड़े साम्राज्य के विकास में। तो ये मौर्य डायनेस्टी यहीं पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये अंतर आपने समझ लिया, वार नहीं था, यहाँ पे वार है, सारा चीज। महाजनपद थे, महाजनपद में 4 महाजनपदों में बहुत ज्यादा संघर्ष था, कौशल, वत्स, अवंती और मगध में, जिसमें मगध उभर के सामने आया, सबको मिला लिया, कौशल को, वत्स को, अवंती को मगध ने जीत लिया। उसके अलावा आपको वज्जी को जीत लिया पूरा, ठीक है, काशी को जीत लिया, अंग को जीत लिया मगध ने। और यहीं से बाद में इसी को आधार बनाते हुए आगे यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है आगे यहीं से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। एक एम्पायर यानी पूरे साम्राज्य का कॉन्सेप्ट यहीं से पहली बार भारत में उभर के आएगा। और बहुत बड़े, मैंने पूरा उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण के कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो पूरा का पूरा भारत, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, ठीक है, दक्षिण के कुछ राज्यों को अगर छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद तो पूरा भारत ही ये ले लेगा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक हमने देखा। एक दो चीजें और देख लेते हैं। मैंने काफी विस्तार से बताया है इसको। आइए देखते हैं अब इसमें। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में यहां पे सील था, मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। कितना पॉइंट था मुझे याद नहीं है, जो भी पॉइंट हो यहां पे लिख लीजिएगा मेरे से। सील, यहां पे सील थे, मोहर थे, जो कि सोप स्टोन यानी सेल खड़ी, सेल खड़ी के बने होते थे, ठीक है। कुछ मेटल के भी सिक्के थे, लेकिन जनरली आपको सेल खड़ी के यहां पे मिलेंगे मोहर, ठीक है। पहली बार सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन फेज में पंचमार्क कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आया, यानी आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के,
तो मुद्रा का प्रचलन यहां पर हुआ। तो आप देखिएगा यहां पर और यहां पर पंचमार्क कॉइन्स आने से पहली बार सिक्के आए। हालांकि ये किसी राजघराने द्वारा इशू नहीं किए गए थे, ये व्यापारियों के समूह या गिल्ड द्वारा इशू किए जाते थे। और ये आहत सिक्के होते क्या थे समझ लीजिए। ये आहत सिक्के जो है यहीं पे देख लीजिए, ये आहत सिक्के किसी भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है, कोई रेगुलर इनका शेप नहीं होता था। चांदी के बने होते थे, ये सिल्वर के बने होंगे, सिल्वर चांदी के बने होंगे आहत सिक्के। और इसमें क्या होगा, किसी भी शेप का हो सकता है सिक्का। आप देखेंगे नेट पर भी अगर आहत सिक्कों को लिखेंगे पंचमार्क कॉइन्स तो आपको दिखाई देंगे हर शेप में है। इसमें होता क्या था कि इस पे ठप्पे लगा दिए जाते थे। पहले तो किसी चीज से पीटा जाता था इनको, हाँ, और पीट के इस पे ठप्पे यानी पंच कर दिए जाएंगे। ठप्पे लगा के कोई पेड़ बना दिया गया, हाँ, मोर बना दिया गया, बाग बना दिया गया, कुछ भी बना दिया गया, तो वो ठप्पे लगाए थे। यानी ठप्पे का मतलब पंच किया जाता था। पंच का मतलब मारना, पंच करना होता है ना, पंच कर दिया आपको मैंने, तो पंच किया यानी कि मार दिया। तो अगर हम किसी चीज को मारेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है ना, आप घायल होंगे, आहत हो सकते हैं, तो इसलिए आहत सिक्के नाम दिए गए। तो इस पे आहत सिक्के पे भी मैंने एक छोटा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर के होते थे। अब आहत सिक्के के आने, सिक्कों के आने से भी व्यापार में हाँ काफी मदद मिली। और कहा जाता है, आप गोल्डन चाइल्ड का देखेंगे, मैंने बताया है कि गोल्डन चाइल्ड का जो शहरीकरण का जो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि राजा होना चाहिए, हाँ, एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, सरप्लस एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो मैंने सरप्लस एग्रीकल्चर दोनों जगह दिखाया है। हाँ, उसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी आपको काम करना चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, मुद्रा होना चाहिए, तो मुद्रा भी देखिए। तो ये गॉर्डन चाइल्ड ने अपने हिसाब से कुछ चीजें बताई थी जो शहरीकरण के लिए यानी कि अर्बेनाइजेशन के लिए जरूरी है। वो मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है, शायद सेकेंड अर्बेनाइजेशन वाले जो सेकेंड अर्बेनाइजेशन वाला जो वीडियो है जो मैंने बनाया है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो सारा चीज वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की जानकारी दे दी। यहाँ मुहर मिलेंगे, यहाँ पंचमार्क कॉइन्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला, चूंकि मैं भूल गया कि कौन सा पॉइंट था लास्ट, इसलिए मैंने खाली वहां पर पॉइंट आप बना लीजिएगा। अब देखिए जहां तक सोशल और सामाजिक और पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस, ठीक है। अब देखिएगा यहां सोशल जानकारी मिलती है और पॉलिटिकल मैं लास्ट में लिखता हूं, सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल। देखिए यहां पर सोशल जानकारी मिलेगी, हाँ, समाज कैसे रह रहा है, कैसे खा पी रहा है, सब चीज आपको पता चलेगा। रिलीजन के बारे में भी जानकारी मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। उसके अलावा पशुपति मैंने बताया हुआ है, आप देखेंगे तभी पता चल जाएगा, ठीक है। यूनिकॉर्न, हाँ, या यूनिकॉर्न कह सकते हैं, यूनिकॉर्न एक जानवर था। उसके अलावा बुल की पूजा होती थी, हाँ, बुल की भी पूजा होती थी। पशुपति की पूजा होती थी। प्रोटोशिवा कहते हैं कि 3 सिंह वाला और 3 सिर वाला कोई मूर्ति मिला है, आप देखेंगे तो हड़प्पा संस्कृति में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसमें आप देखेंगे कि 3 सिंह वाला एक व्यक्ति है और 3 आप उसका हेड है, तो उसको प्रोटोशिवा या पशुपति कहा गया। तो वो इन लोगों की पूजा होती थी। इसके अलावा आप पेड़ की, हाँ, एनिमल्स की पूजा भी होती थी और कुछ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की भी पूजा होती थी। तो यहाँ रिलीजियस चीजें मिलती हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। यहां पे आपको सोशल भी मिलेगा, सोशल मिलेगा, रिलीजियस मिलेगा। क्योंकि रिलीजियस इसलिए मिलेगा, देखिए यहां पे वैदिक कर्मकांड का प्रभाव भी मिलेगा और उसके खिलाफ जो 2 धर्म उठ के आएंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो वैदिक धर्म से
और वैदिक कर्म कांडों से उब कर ही गौतम बुद्ध और जैन महावीर स्वामी ने जैन धर्म को लेकर आगे प्रचार प्रसार किया। वो दोनों जो थे वो वैदिक धर्म का खंडन कर रहे थे, उसकी खिलाफत कर रहे थे, उसके विरोध में थे, हाँ, वैदिक धर्म के। तो रिलीजन यहां भी मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको वैदिक धर्म का प्रभाव भी मिलेगा, यानी कि वैदिक रिलीजन, और इन रिलीजन के काट में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मिलेंगे, ठीक है, बौद्ध और जैन। वैदिक धर्म के काट में यहां पे बौद्ध और जैन इनकी खिलाफत करेंगे, वैदिक रिलीजन की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल यहां पे खूब मिलेगा, अभी पूरा का पूरा मैंने बता दिया। हाँ, मगध साम्राज्य यहां पे मिलेगा, हर्यक डायनेस्टी मैंने पढ़ा दिया था, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, उसके अलावा आपको नंद डायनेस्टी, और पूरा महाजनपद काल आप देखें तो पूरा पॉलिटिकल ही है महाजनपद काल, जिसमें कि ये मगध उभर के आता है और इसके ये शासक हैं। उसके बाद यहीं से आपको मौर्य की शुरुआत होगी, नंद डायनेस्टी के आखिरी शासक घनानंद, इन्हीं को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत कर देंगे, एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो पॉलिटिकल तो यहाँ खूब मिलेगा जानकारी। यहाँ पे देखिए समानता क्या है, सोशल है यहाँ पे। रिलीजन की जानकारी है, रिलीजन में थोड़ा अंतर है कि यहाँ जो पशुपति, यूनिकॉर्न, बुल, इस तरह के कुछ देवता मिलेंगे, मदर गॉडेस, हाँ, मातृ देवी, लेकिन यहाँ पर वैदिक रिलीजन है, हाँ, इसका प्रभाव रहेगा और उसके खिलाफ उतरेंगे भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैन धर्म को लेकर, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म वैदिक रिलीजन के खिलाफ यहाँ पे दिखेंगे, हालांकि वैदिक रिलीजन का भी प्रभाव दिखेगा और इन दोनों का भी दिखेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ओवरऑल हमने व्यू लिया पूरा, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंस है और जो भी कुछ समानताएं भी जहां जहां हैं, उन चीजों को हमने पूरा डिटेल में देखा है। आप जब पढ़ेंगे तो आप चाहें तो और डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं, हाँ, ये तो आपकी काबिलियत पे है कि आप कितना डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। यहाँ हर चीज लिखना संभव नहीं था, हाँ, जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है वो काफी डिटेल है, क्योंकि मैंने बोला ज्यादा है, लिखा कम है। यहाँ पर बोला बहुत ज्यादा है, और चूंकि उनका मैं डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन वाला मैं बहुत कुछ डिटेल बता चुका हूँ, पंचमार्क कॉइन्स के बारे में, हाँ, कैसे सरप्लस आपको वहाँ पे प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का, किस तरह से आर्मी में लोग हैं, किस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स में लोग इन्वॉल्व हुए हैं, क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी डिटेल चैप्टर की बात की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई वीडियोस हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया है। यहाँ पे मैंने लिखा कम है और उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें पिन पॉइंटेड चीज़ों को देखना था, ठीक है। तो इसको देखिए और खुद भी डिफरेंसेस को लिखिए और पढ़िए और सोचिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।